नमस्कार। एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस की कंपलसरी पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी का आज का टॉपिक है शोध समस्या का चयन एवं निरूपण भाग 2। प्रथम भाग में हम शोध समस्या के चयन क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषता होती है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम इसके आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले में हमने शोध समस्या का अर्थ बताया था कि शोध समस्या की स्पष्ट पहचान व निरूपण सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसी से शोध की संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन होता है। जब भी कोई वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ करता है तो उसके सामने एक बड़ी समस्या होती है कि अनुसंधान के लिए कैसी समस्या का चयन किया जाए, अर्थात शोध समस्या की स्पष्ट रूप से पहचान कर उसका उल्लेख करना एक कठिन कार्य होता है। और ये जैसे बताया कि कठिन चरण है। और तीसरी बात, दूसरे शब्दों में कहें तो शोध समस्या एक मुद्दा या संदर्भित विषय है जिसको शोधकर्ता प्रस्तुत करता है और शोध अध्ययन में उसका औचित्य सिद्ध करता है। यानी कि पहले उसके समक्ष प्रश्न आता है और फिर उस प्रश्न का उत्तर वो अपने शोध के माध्यम से देता है। फिर हम शोध समस्याओं की विशेषताएं। कोई भी अध्ययन कार्य उस समय तक प्रारंभ नहीं किया जा सकता जब तक कि विषय या समस्या का चुनाव नहीं कर लिया जाता। तो ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो समस्या के चुनाव के लिए आवश्यक हैं? विषय स्पष्ट होना चाहिए, विषय केंद्रित होना चाहिए, बहुत अधिक व्यापक नहीं होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए, यदि कहीं से लिया है तो जिन भाग पर शोध हो चुका है उसके अलावा अन्य भागों को हम शोध समस्या का विषय बना सकते हैं। उपयुक्त प्रविधि का अध्ययन किया जाना चाहिए, तो उससे पता चल जाए कि उपलब्ध प्रविधियों से विषय का अध्ययन या शोध कार्य किया जा सकता है अथवा नहीं। दूसरी, जो भी हम शोध करें उसकी सामाजिक प्रासंगिकता होनी चाहिए। दूसरा, शोध में व्यक्तिगत अभिरुचियों, मूल्यों, मान्यताओं आदि से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अनुसंधान समस्या का चयन करने में मापदंड, अर्थात कौन कौन से मापदंड है जिनके आधार पर अनुसंधान के लिए हम अपनी समस्या का चयन कर सकते हैं। कहा गया है कि अच्छी तरीके से आरंभ किया गया कार्य आधा समाप्त हो जाता है। अतः यदि इस संदर्भ में हमने यदि उपयुक्त शोध समस्या का चयन कर लिया तो अनुसंधान कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो सकता है। इसीलिए शोध समस्या की उपयुक्तता यानी कि सटीकता को कुछ मापदंडों पर परीक्षण आवश्यक है ताकि शोध की उपयोगिता स्वयं सिद्ध हो जाए। सबसे पहली बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, अनुसंधान क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता की रुचि होनी चाहिए, वो उसके अनुकूल होना चाहिए। अर्थात जो शोधकर्ता को जो प्रॉब्लम है उसके बैकग्राउंड का पूरी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही उसके अंतर्गत डेटा कलेक्शन, संसाधन एवं अर्थ निर्णय की समर्थक भी होनी चाहिए। यदि अनुसंधान की में अनुसंधानदाता की रुचि न हो तो ऐसी समस्या उचित नहीं है। अतः समस्या के चयन में अनुसंधानदाता की आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए, तभी अनुसंधान कार्य की सफलता प्राप्त हो सकेगी। दूसरा महत्वपूर्ण है कि अनुसंधान समस्या का विषय अनुसंधानकर्ता के संसाधनों और समय की सीमा के भीतर होना चाहिए। किसी भी शोध का संचालन करते समय इस तथ्य को नहीं भुलाया जा सकता कि उसके संचालन में समय, धन और मानव संसाधन का उपयोग होता है। अतः शोधकर्ता को ये देखना पड़ता है कि जो समस्या के समाधान में जो भी धन लगना है, जो भी समय लगना है या मानव संसाधन लगने हैं, वो समस्या की उपयोगिता के उपयुक्त हो, अर्थात समस्या ऐसी हो जिसमें उसे अधिक समय ना लगे, व्यय साध्य ना हो और साथ ही बहुत अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं पड़े। यदि विद्यार्थी अपनी प्रगति के उद्देश्य से शोध कर रहा है तब तो उनको इस विशेष बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी है, अनुसंधान की समस्या नवीन होनी चाहिए। पूर्व प्रतिवेदनों या संबंधित साहित्यों के अवलोकन से ये स्पष्ट जानकारी हमें मिल जाती है कि समस्या पर पूर्व में कार्य हुआ है या नहीं है। अतः शोधकर्ता को समस्या की नवीनता का ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा पूर्व में की गई खोज की पुनरावृत्ति करने से न तो कोई शैक्षिक उपलब्धि हासिल होगी, ना कोई उपयोगिता हासिल होगी। अतः यदि एक बार किसी समस्या पर अध्ययन किया जा चुका है तो भी किसी नवीन संदर्भ को लेकर उस पर पुनः अध्ययन करने पर समस्या की नवीनता में भी कमी नहीं होगी। किंतु यदि एक बार किसी समस्या पर अनुसंधान कार्य हो चुका हो तो उसमें कोई परिवर्तन किए बिना पुनः अध्ययन करना मात्र कॉपी पेस्ट होगा, अन्यथा कुछ नहीं। अगले मापदंड पे आते हैं,
अनुसंधान समस्या सैद्धांतिक महत्व की होनी चाहिए और विषय में अंतराल को भरने वाली होनी चाहिए, अर्थात उसकी उपयोगिता होनी चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि उससे किसे लाभ मिलेगा। यदि शोध का लाभ किसी एक व्यक्ति या संस्था तक सीमित रहे तो उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है, किंतु अनुसंधान की शोध की उपयोगिता तभी है जब वे किसी शिक्षा संबंधी ज्ञान की वृद्धि करे अथवा किसी समस्या का समाधान करें। इस प्रकार शोध की उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही समस्या का चयन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, अनुसंधान हेतु आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए, अर्थात समस्या का चयन करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि शोध के लिए साधन और अन्य सामग्री सुविधापूर्वक उपलब्ध हो सकेगी अथवा नहीं। अनेक बार सामग्री इकट्ठी करने नहीं हो पाने के कारण शोध बीच में छोड़ना पड़ता है, जो ठीक नहीं है। अतः समस्या का चयन करते समय भी ये स्पष्ट होना चाहिए कि शोध करते समय कौन कौन सी साधन सामग्री की आवश्यकता होगी और वे साधन सामग्री किन किन स्रोतों से प्राप्त होगी और वे स्रोत आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे या नहीं। इन सब की पूर्व में जानकारी अत्यंत आवश्यक है। और अंतिम है कि अनुसंधान समस्या यथास्थिति को चुनौती देने वाली होनी चाहिए और ज्ञान की उन्नति में योगदान देने वाली होनी चाहिए। यथास्थिति को बनाए रखने के आधार पर निष्कर्ष निकलेंगे तो उस अनुसंधान की कोई उपयोगिता नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि समस्या निरूपण के चरण। यदि देखा जाए कि शोध परियोजना का सबसे आवश्यक हिस्सा क्या है, स्पष्ट रूप से शोध समस्या को तैयार करना या अपने शोध विषय का चयन करना। यह आपके शोध कार्य की गुणवत्ता और प्रासंगिकता के कारण है, जो पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है। शोध समस्या को तैयार करने के लिए प्रक्रिया में कई कदम उठाने की जरूरत होती है, तभी एक शोध समस्या अच्छी तैयार होती है। तो एक शोध समस्या को तैयार करने में मुख्यतः 7 बुनियादी कदम होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विस्तृत अध्ययन क्षेत्र की पहचान करना, अर्थात हमारा जो शोध का विषय है, ब्रॉड विषय है, उसकी हमें पहचान करनी है कि वो किस कैटेगरी में आता है और किस कैटेगरी में नहीं आता है। दूसरा, विस्तृत अध्ययन क्षेत्र का उप क्षेत्रों में विच्छेदन करना। इस चरण में हम अपने शोध व्यापक अध्ययन क्षेत्र को कुछ उप क्षेत्रों में विच्छेदन और निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि ताकि स्पेसिफाई हम उस टॉपिक तक पहुंच सकें जिसका हमें शोध करना है या जिस समस्या का हमें समाधान करना है, जिस समस्या का हमें उत्तर प्राप्त करना है। फिर हम आते हैं रुचि के क्षेत्र की पहचान करना। सभी उप क्षेत्रों का अध्ययन करना असंभव है, इसीलिए हम अपनी रुचि के क्षेत्र की पहचान करनी चाहिए और हमें उन मुद्दों का चयन करना चाहिए जिसमें हम जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारी रुचि हमारे शोध अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक होती है। एक बार जब हम अपनी रुचि के शोध अध्ययन को चयन कर लेते हैं तो बाकी अन्य सभी उप क्षेत्रों को हटा देना चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमारा रुचि नहीं है। ध्यान रखें, यदि आप अपने शोध अध्ययन में रुचि खो देते हैं तो अंततः कोई परिणाम नहीं आता। फिर हम आते हैं इसके चौथे चरण में। चौथा चरण है अनुसंधान समस्या का चयन। अभी हमने पिछली बार उसमें चर्चा की कि अनुसंधान समस्या का चयन किस प्रकार किया जाए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए और उसके क्या क्या उपयुक्तता के मापदंड हैं। फिर हम आते हैं अध्ययन के उद्देश्य निर्धारित करना। अपने शोध अध्ययन के उद्देश्यों और उप उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए और अनुसंधान के उद्देश्य अनिवार्य रूप से अनुसंधान के जो समस्या है, जो प्रश्न है, उनसे आते हैं। यदि हम अध्ययन करते हैं कि व्यक्तिगत सामाजिक स्थिति पर बेरोजगारी का प्रभाव, तो अपने अनुसंधान समस्या या अनुसंधान सवाल के रूप में फिर हमें निर्धारित करें कि हमें यह पता लगाने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। हमें किस तरह की, यानी कि हमें किसी राज्य की या किसी विशेष समाज में बेरोजगारी की जांच करनी है, फिर उसकी व्यक्तिगत रूप से जांच करनी है। तो इस प्रकार विशिष्ट और उप उद्देश्यों को स्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम आते हैं अध्ययन के उद्देश्यों का मूल्यांकन करना। हमें अपने शोध अध्ययन के माध्यम से अध्ययन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की संभावना सुनिश्चित करने के लिए अपने उद्देश्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। अर्थात
हमें समय, बजट, संसाधन और तकनीकी विशेषताओं के संदर्भ में अपने उद्देश्यों का मूल्यांकन करें कि वास्तव की शोध प्रश्नों का आकलन वास्तविकता के प्रकाश में करना चाहिए। हम यदि अध्ययन करेंगे, हम यदि शोध करेंगे तो उसके क्या परिणाम आएंगे। यदि हम सही अनुसंधान अध्ययन के उद्देश्यों का आकलन कर सकते हैं तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम लाता है। अंतिम चरण है पुनः परीक्षा, अर्थात शोध कार्य पर जाने से पहले आपको शोध समस्या की तैयार करने में सभी चरणों और अपने शोध अध्ययन के उद्देश्य से अब तक किए गए सभी कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। यदि हम संतुष्ट हैं और शोध कार्य करने को तैयार हैं तो फिर हम अपने इस योजना को आगे जारी रख सकते हैं। अन्यथा यदि कुछ चीज में कमी है तो हम अपनी योजना में परिवर्तन ला सकते हैं। इस प्रकार शोध समस्या के निरूपण के 7 चरणों के बारे में हमने चर्चा की। अब हम आते हैं समस्या के निरूपण से पूर्व कुछ आवश्यक प्रश्न, अर्थात अनुसंधानकर्ता को जांच में ली जाने वाली समस्या पर अध्ययन करते समय स्वयं से कुछ श्रृंखलाबद्ध क्वेश्चन पूछने चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए। यह प्रश्न उसकी व्यक्तिगत उपयुक्तता व सामाजिक मूल्यों के आधार पर समस्या का मूल्यांकन करने में सहायक होती है और अध्ययन कार्य आरंभ करने से पूर्व हमें सभी प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने चाहिए। तो कौन कौन से क्वेश्चन है एक बार हम ब्रीफ में बात करेंगे। सबसे पहले कि शोध समस्या के संदर्भ में शोधकर्ता को कितनी जानकारी है, उसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, उनकी प्रामाणिकता विश्वसनीयता क्या है और उस जानकारी के प्रश्न में शोधकर्ता को और अधिक जानकारी चाहिए, यह जानकारी चाहने का क्या कारण है और जो जानकारी प्राप्त करना चाहता है उसके शोध साधन तरीके क्या हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्या समस्या ऐसी है जिसे शोध के द्वारा सुलझाया जा सकता है, अर्थात समस्या के संदर्भ में आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं और उनका उचित उत्तर दिया जा सकता है। इन प्रश्नों का उत्तर भी हमें प्राप्त होना चाहिए। तीसरी बात है कि क्या समस्या प्रासंगिक है अर्थात सार्थक है, क्या समस्या में इतने वेरिएबल्स हैं जिन पर अनुसंधान किया जा सकता है और हमारे द्वारा जो समस्या का समाधान अर्थात अनुसंधान के बाद जो परिणाम आएंगे वो हमारी वर्तमान शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक आदि सिद्धांतों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है अथवा नहीं। चौथा प्रश्न की बात करें कि क्या समस्या नवीन एवं मौलिक है। यदि समस्या ऐसी है जिस पर पहले से अनुसंधान किया जा चुका हो तो उसे पुनः अनुसंधान करना समय, धन की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए समस्या नवीन होनी चाहिए, मौलिक होनी चाहिए ताकि एक नवीन निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। पांचवा क्वेश्चन हमें करना चाहिए कि क्या समस्या का कोई सैद्धांतिक मान है, अर्थात क्या समस्या ऐसी है जिससे उत्पन्न अज्ञानता की खाई को भरा जा सकेगा, क्या किसी सिद्धांत का विकास किया जा सकेगा इस समस्या के समाधान से। और अंतिम प्रश्न हमने करना चाहिए कि क्या समस्या ऐसी है जिस पर शोध किया जा सके, अर्थात समस्या तो अच्छी हो सकती है परंतु कई कारण से, जैसे कि शोधकर्ता को ट्रेनिंग नहीं मिली हो, उसके पास समय या धन की कमी हो या उसके पास उपयुक्त आंकड़े एकत्रित करने के लिए उपकरणों का अभाव हो, इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं उनकी वजह से वो शोध करने योग्य नहीं हो। अतः किसी भी समस्या के निरूपण से पूर्व हमें इन 6 प्रश्नों का सकारात्मक जवाब होना चाहिए। यदि उत्तर सकारात्मक मिलता है तो शोध समस्या उपयुक्त वैज्ञानिक है और यदि नहीं मिलता है तो ये शोध समस्या अच्छी नहीं मानी जा सकती। जिन समस्याओं पे नकारात्मक प्रश्न मिलता है हमें उन पे पुनः एक बार विचार करके और उनमें से कुछ परिवर्तन लाके उनको सकारात्मक आंसर देने में की ओर ले जाना पड़ेगा। इस तरह से हमने निष्कर्ष की बात करें तो शोध शुरू करने से पहले समस्या निर्माण पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दूसरी बात करें तो एक शोध समस्या अपने आप में एक छोटा सा शोध है जो पूरे शोध की चिन्हित समस्याओं का समाधान खोजने के लिए है। और तीसरी बात करें कि ऐसे कई कारक हो सकते हैं जो अनुसंधान करने में समस्या के समय जटिल समस्या पैदा कर सकते हैं। इसीलिए वास्तविक शोध करने से पूर्व शोध समस्या की पहचान करने के लिए पूरी शोध प्रक्रियाओं से गुजरना अत्यंत आवश्यक है। इन सब चीजों को क्रमबद्ध तरीके से हम अपनाकर ही एक अच्छी शोध समस्या को चयन कर सकते हैं, उसका निरूपण कर सकते हैं। थैंक यू।
so much.